बचपन की दोस्ती सबसे पक्की होती है, जहाँ ना अमीरी देखी जाती है और ना गरीबी। रामू और मोहन की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी, पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रामू, पिताजी कह रहे हैं शहर में अच्छी पढ़ाई होती है, पर मेरा मन वहां नहीं लगेगा। मैं तुझे बहुत याद करूंगा। तू परेशान क्यों हो रहा है मोहन? तू बड़ा आदमी बनने जा रहा है। पढ़ लिख कर जब तू वापस आएगा तब हम फिर से इस बरगद के पेड़ पर खेलेंगे। वादा कर। वादा, मैं वापस जरूर आऊंगा मेरे दोस्त। समय बीता, दोनों दोस्त बड़े हो गए। मोहन शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और यहाँ गांव में रामू के कंधों पर अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी की जिम्मेदारी आ गई। मजबूरी में रामू को गांव के सबसे लालची और निर्दयी जमींदार गजेंद्र सिंह के खेत में मजदूरी करनी पड़ रही थी। अरे ओ रामू, क्या मिट्टी के भाव बिकने का इरादा है तेरा? दोपहर ढलने आई है और अभी तक आधा खेत भी नहीं जोता गया। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है क्या? नहीं मालिक, धूप बहुत तेज है और बैल भी थक गए हैं। मैं बस थोड़ा सा पानी पीने रुका था। अभी काम पूरा कर देता हूँ मालिक। पानी तब पीना जब काम खत्म हो। अगर आज सूरज ढलने से पहले ये हिस्सा पूरा नहीं हुआ तो तेरी इस हफ्ते की मजदूरी काट लूंगा, समझ गया? जी मालिक, समझ गया। रामू बेटा, आ गया तू? आज जमींदार ने पैसे दिए क्या? वैद्य जी से दवाई लानी थी। बापू, आज तो मालिक ने हिसाब नहीं किया। कह रहे थे अगले हफ्ते एक साथ देंगे। आप चिंता मत करो, मैं कल थोड़े पैसे उधार मांगकर आपकी दवाई ले आऊंगा। ऐसे कब तक चलेगा जी? जमींदार जी जानबूझकर आपको तंग करते हैं। सुबह से रात तक आप कोल्हू के बैल की तरह पिसे जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा राधा। जब तक इस शरीर में जान है मैं तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। और बापू, आपकी दवाई का भी इंतजाम मैं जल्द ही करूंगा। तुम दोनों फिक्र मत करो। घर के अंदर अपने परिवार को हिम्मत देने वाला रामू बाहर आंगन के अंधेरे में अपनी बेबसी के आगे बिल्कुल अकेला था। दिन भर की थकान और आने वाले कल की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हे भगवान, क्या इस गरीबी का कोई अंत नहीं? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे परिवार के नसीब में 2 वक्त की ठीक से रोटी भी नहीं। जहां रामू अपनी ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, वहीं जमींदार का बेटा राकेश एक नंबर का अय्याश और जुआरी था। अपने उधार चुकाने के लिए उसने गांव के सबसे पवित्र मंदिर में चोरी करने जैसा बड़ा पाप कर दिया। कहां से आ रहा है आधी रात को? और ये तेरे हाथ में क्या है नालायक? पिताजी, वो कुछ नहीं, मैं बस घूमने गया था। मुझसे झूठ मत बोल। सच सच बता इस पोटली में क्या है, वरना आज तेरी यहीं हड्डियां तोड़ दूंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मंदिर में चोरी की है। इसमें भगवान का मुकुट और दान पेटी है। घबरा मत, चोरी हुई है तो चोर भी पकड़ा जाएगा, पर तू नहीं, कोई और, एक ऐसा मामूली इंसान जिसकी गांव में कोई औकात नहीं है। कौन पिताजी? रामू, उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बनेगी। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया। पंचायत बुलाई गई, पर न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि एक गरीब और निर्दोष को फंसाने के लिए। रामू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक रात में उसकी पूरी जिंदगी और किस्मत बदलने वाली है। गांव वालों, कल रात हमारे मंदिर में चोरी हुई है। किसी ने भगवान का मुकुट चुरा लिया और ये बहुत शर्म की बात है कि चोर हमारे बीच का ही एक हिस्सा है। सरपंच जी, मैंने तो इसे अपने बेटे की तरह रखा था, पर इस रामू ने मेरे दिए हुए आश्रय का ये सिला दिया।
जब मेरे आदमी इसकी झोपड़ी के पास गए तो ये मुकुट इसके घर के पिछवाड़े छिपा हुआ मिला। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भूखा सो सकता हूँ, पर भगवान के घर चोरी करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे मालिक ने ही मुझे फंसाया है। जुबान लड़ाता है चोर। एक तो चोरी की, ऊपर से मेरे पिताजी पर इल्जाम लगा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पति निर्दोष है। हमारी झोपड़ी की तलाशी लेने अचानक इनके आदमी क्यों आए? ये सब एक साजिश है। साजिश? तो क्या मैं भगवान का चुराया हुआ सामान खुद तेरे घर रखूंगा? सरपंच जी, सबूत सबके सामने है। इस पापी को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सबूत रामू के खिलाफ हैं। रामू, तूने इस गांव और भगवान का अपमान किया है, इसलिए ये पंचायत तुझे और तेरे परिवार को इस गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाती है। सूरज ढलने से पहले तुम सब गांव की सीमा छोड़ दोगे। अगर वापस दिखे तो कड़ी सजा मिलेगी। न्याय नहीं हुआ सरपंच जी, ये न्याय नहीं है। मेरे झूठे होने का कोई सबूत नहीं। हम गरीब हैं, इसलिए हमारी आवाज दबा दी गई। गरीबी और बेबसी इंसान को कितना अकेला कर देती है, ये रामू आज समझ रहा था। जिस गांव में उसने अपना बचपन बिताया, जहां की मिट्टी से उसने प्यार किया, आज वही गांव उसे ठुकराकर एक चोर के रूप में बाहर निकल रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे जी? बाबूजी और माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये अनजान रास्ते हमें कहाँ ले जाएंगे? हम बूढ़ों का क्या है बहू, हमारी तो उम्र बीत गई, पर तुम दोनों बच्चों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये कैसा अन्याय है भगवान? गांव वालों ने हमारी एक नहीं सुनी। एक झूठे इल्जाम ने हमें हमारे ही घर से बेघर कर दिया। मुझे तो अब अपने जीते जी कोई उम्मीद नहीं दिखती। माँ, बापू, आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गांव वालों ने हमें ठुकराया है, भगवान ने नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा। जंगल ही सही, हम वहां मिलकर अपनी नई छोटी सी दुनिया बसाएंगे। सच्चाई का सूरज एक दिन जरूर निकलेगा, मुझे उस ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। जंगल में आने के बाद रामू ने जैसे तैसे लकड़ियों और घास फूस से अपने परिवार के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वो दिन भर पास के इलाकों में काम और खाने की तलाश में भटकता रहता, पर उसे कुछ खास हासिल नहीं होता। काम और पैसे के अभाव में अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया था। जी, घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो आज खत्म हो गया। बापूजी की खांसी भी बढ़ती जा रही है। अब आगे क्या होगा? हौसला मत हार राधा, मैं अभी पास के कस्बे में जाता हूँ। वहाँ कोई ना कोई मजदूरी जरूर मिल जाएगी। हमने ईमानदारी की जिंदगी जीती है, भगवान हमें इस हाल में नहीं छोड़ेगा। अपने परिवार की भूख मिटाने की उम्मीद दिल में लिए रामू काम की तलाश में जंगल से निकलकर पास के कस्बे की तरफ चल पड़ा। उसी दिन बरसों बाद मोहन अपने बचपन के दोस्त रामू से मिलने गांव वापस आया। पढ़ाई पूरी करके मोहन शहर में एक बड़ा आदमी बन चुका था, पर अपने दोस्त को भूला नहीं था। काका नमस्ते, क्या आप मुझे रामू का घर बता सकते हैं? मैं उसका बचपन का दोस्त मोहन हूँ, शहर से आया हूँ। रामू? अरे बाबूजी, आप किस चोर को ढूंढ रहे हैं? उसे तो सरपंच जी ने मंदिर में चोरी करने के जुर्म में गांव से निकाल दिया है। वो अपने परिवार के साथ जंगल में मरा मरा फिर रहा होगा। चोर? मेरा दोस्त रामू भूखा मर सकता है, पर चोरी कभी नहीं कर सकता। ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। कहाँ है मेरा दोस्त? मुझे अभी उसके पास जाना है। मोहन को अब किसी बात का इंतजार नहीं था। अपने दोस्त की इस भयानक हालत के बारे में सुनकर वो तुरंत पैदल ही उस घने जंगल की ओर चल पड़ा, जहां रामू दर दर भटकने को मजबूर था। सालों का लंबा वक्त और हालात भले ही बदल गए थे, पर रामू अपने दोस्त को भूला नहीं था। एक तरफ से थका हारा रामू और दूसरी तरफ से उसे ढूंढता हुआ मोहन, दोनों जब आमने सामने हुए तो जैसे वक्त वहीं थम गया। गरीबी और दुख के उस अंधेरे में मोहन का आना रामू के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मोहन,
तू सच में आ गया मेरे दोस्त? हाँ मेरे भाई, मैं आ गया। मुझे माफ कर दे, मुझे आने में बहुत देर हो गई। मोहन मेरे भाई, मुझे लगा था अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं बचा। तू आ गया, बस यही मेरे लिए बहुत है। बरसों बाद शहर से लौटा मोहन जब रामू के परिवार को इस जंगल की टूटी झोपड़ी में देखता है तो उसका दिल पूरी तरह भर आता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सबसे प्यारे दोस्त के परिवार की ऐसी हालत होगी। रामू, ये आखिर हुआ कैसे? तू तो इस पूरे गांव में सबसे ईमानदार इंसान है। किसने लगाया तुझ पर ये चोरी का इल्जाम और क्यों? ये सब उस बेदर्द जमींदार गजेंद्र और उसके बेटे राकेश की साजिश है मोहन। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कब और कैसे हुआ। रामू ने भरी आवाज में अपने साथ हुए उस भयानक अन्याय की पूरी कहानी मोहन को सुना दी। एक एक शब्द सुनकर मोहन का खून खौलने लगा था। एक सच्चे दोस्त का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि एक गरीब किसान की आवाज को पैसों के दम पर दबा दिया गया है। परेशान मत हो रामू, मैं जानता हूं तू बिल्कुल निर्दोष है। अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं तुझे इस हाल में नहीं रहने दूंगा। जिसने भी तेरे साथ ये अन्याय किया है उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुझे न्याय दिलाकर रहूंगा। मोहन ने शहर में कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल साइंस में पढ़ाई की थी। उसे मिट्टी, नए बीज और खेती की बहुत अच्छी समझ थी। उसने रामू की हालत सुधारने के लिए एक नया रास्ता सोचा। रामू, मैंने सोचा है हम गांव वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। हम यहाँ मिलकर खेती करेंगे और अपनी नई शुरुआत करेंगे। खेती? पर मोहन, खेती के लिए जमीन कहाँ से आएगी? उस जमींदार ने तो मेरे पास रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं छोड़ी। जमीन तो बहुत दूर की बात है। जमीन की चिंता तू मत कर मेरे भाई। आज जब मैं तुझसे मिलने यहाँ आ रहा था तो रास्ते में जंगल के उस पार मैंने नदी के किनारे एक बड़ा सा खाली मैदान देखा। वो जमीन सरकारी या आम है, अभी किसी की नहीं है। नदी किनारे की वो बंजर जमीन? पर मोहन, वहां जंगल के जानवरों का भी डर है, और अगर किसी ने हमें वहां भी परेशान किया तो? और क्या उस जमीन पर फसल भी उग पाएगी? रामू ठीक कह रहा है बेटा मोहन। हम गरीब जरूर हैं, पर अब और दुश्मनी मोल लेने की ताकत नहीं बची इस बीमार शरीर में। हाँ बेटा, जमींदार बहुत ताकतवर और निर्दयी है। अगर उसे पता चला तो वो हमें यहाँ इस जंगल में भी जीने नहीं देगा। माँ जी, बापू जी, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। कल जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने उस मैदान की मिट्टी को ध्यान से देखा था। नदी के पास होने की वजह से वो जमीन खेती के लिए बेहद उपजाऊ है, और मैं पता कर चुका हूँ वो जमीन सरकारी है, फिलहाल किसी की नहीं है। हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अगर भैया इतना कह रहे हैं जी, तो हमें एक आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। भगवान ने खुद इन्हें हमारी मदद के लिए भेजा है। खेती तो ठीक है, पर मोहन, खेती के लिए बीज, खाद और हल चाहिए। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पैसे की चिंता तू मत कर मेरे दोस्त, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। मैं शहर से नए किस्म के बीज लाऊंगा। हम यहाँ सब्जियों की खेती करेंगे और उन्हें गांव में नहीं, शहर की बड़ी मंडी में बेचेंगे। देखना हमारी किस्मत कैसे बदलती है। ठीक है मोहन, मैं तैयार हूँ, पर तेरा इतना पैसा लग रहा है, अगर फसल खराब हो गई तो? ये वक्त डर कर पीछे हटने का नहीं है रामू। ये वक्त मेहनत करके उन लोगों को जवाब देने का है जिन्होंने तुझे गरीब समझकर बाहर निकाल दिया। बोल, देगा अपने दोस्त का साथ? ठीक है मोहन, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम मिलकर मेहनत करेंगे। आखिरकार रामू अपने दोस्त की बात मान गया। उसके हामी भरते ही मोहन सबसे पहले उसे लेकर कस्बे के बाजार गया और वहां से परिवार के लिए ढेर सारा राशन खरीदा। उस दोपहर कई दिनों के बाद रामू के घर का चूल्हा जला और पूरे परिवार ने सुकून से पेट भरकर खाना खाया। उनके चेहरों पर आई वो मुस्कुराहट देखकर मोहन का दिल संतुष्ट हो गया था। पर अब खेती के जरिए आने वाले कल को बदलने का वक्त था। रामू, मैं अभी कुछ दिनों के लिए वापस शहर जा रहा हूँ। नए बीज और खेती का सामान लेकर जल्दी ही लौट आऊंगा। तब तक तू अपना और काका काकी का पूरा ख्याल रखना। ठीक है मोहन, तूने हमारे लिए जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा।
कुछ दिन ऐसे गुजरे जैसे कोई लंबा अरसा हो, पर रामू की उम्मीद बिल्कुल नहीं टूटी। और फिर एक सुबह जंगल की ठंडी शांति को बैलगाड़ी के घुंघरुओं ने तोड़ दिया। मोहन अपने वादे के मुताबिक वापस आ गया था और इस बार वो एक नई किस्मत के बीज अपने साथ लाया था। मोहन, तू वापस आ गया मेरे भाई। और ये बैलगाड़ी में क्या क्या लाया है? हाँ रामू, मैं नए बीज और सामान ले आया हूँ। चल अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। रामू ने बैलों की मदद से दिन रात एक करके उस खाली जमीन को अच्छे से जोता। वहीं दूसरी तरफ मोहन ने शहर से लाई अपनी खेती की समझ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सही समय पर नए बीज बोए। दोनों दोस्तों ने मिलकर खेत में पसीना बहाया, नदी का पानी खेत तक पहुंचाया और हर दिन अपनी फसल की देखभाल की। उनकी इस लगातार मेहनत ने उस बंजर मिट्टी में जान डाल दी थी। समय के पहिए आगे बढ़े और उनकी सच्ची मेहनत एक शानदार फसल बनकर लहलहा उठी। खेत पूरी तरह हरी भरी सब्जियों से भर गया। जब उन ताज़ी और अच्छी किस्म की सब्जियों को शहर की मंडी में बेचा गया तो उन्हें उम्मीद से कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। मेहनत आखिरकार जीत रही थी और उस गरीब किसान की टूटी झोंपड़ी में अब खुशहाली और मुस्कुराहट लौट आई थी। एक तरफ रामू की जिंदगी में खुशियां लौट आई थी तो दूसरी तरफ उसकी तरक्की की खबर हवा की तरह आसपास के गांवों में फैलने लगी। और जब ये खबर उस बेदर्द जमींदार गजेंद्र की हवेली तक पहुंची तो वहां का माहौल अचानक से गर्मा गया। मालिक, गजब हो गया। आपको पता है वो चोर रामू, वो तो बड़ा आदमी बन गया है। क्या बक रहा है तू? वो भूखा नंगा भिखारी बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? जी मालिक, उसका एक शहरी दोस्त आया है। दोनों ने मिलकर जंगल के पास बड़ी खेती शुरू की है, नई मशीनें लगा ली है और शहर में सब्जियां बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। पिताजी, ये उस 2 पौड़ी के रामू की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में बिना हमारी मर्जी के व्यापार करने की? उसकी ये मजाल, लगता है उसे याद दिलाना पड़ेगा कि इस इलाके का मालिक कौन है। वो जमीन भले ही मेरी नहीं है, पर गजेंद्र सिंह के आगे कोई गरीब किसान अपना सर नहीं उठा सकता। ओए नौकरों, चलो मेरे साथ। आज उसकी सारी फसल और उसकी अकड़ दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। अपने घमंड में अंधा जमींदार गजेंद्र सिंह रामू की तरक्की की खबर सुनकर आग बबूला हो उठा था। वो सीधा रामू के घर पर धावा बोलने आ गया। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि एक निकाला हुआ गरीब किसान अब इतने सुकून से कैसे जी रहा है। ओए रामू, तेरी इतनी हिम्मत कि गांव से निकलने के बाद तू यहाँ जंगल में इतना मजे से रह रहा है। बड़ा किसान बन गया है तू। ओए नौकरों, तोड़ दो इसकी ये झोपड़ी और फेंक दो इसका सारा सामान बाहर। एक तिनका भी नहीं बचना चाहिए। रुक जाइए मालिक, इस घर को मत तोड़िए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ जंगल में चुपचाप अपनी मेहनत की खा रहे हैं। मेरी माँ बापू को बेघर मत कीजिए। जुबान लड़ाता है? तू गांव से निकाला हुआ चोर है। तुम्हें ऐसे घर में रहने का कोई हक नहीं है। चल हट सामने से। खबरदार, जो मेरे दोस्त के घर पर एक खरोच भी आए, हाथ पीछे रख राकेश, वरना तेरा वो हाल होगा कि तू आगे से ऐसी गलत हरकत करना भूल जाएगा। तू कौन है बे शहरी बाबू? लगता है तू नया है इस गांव में, इसलिए गजेंद्र सिंह का नाम नहीं जानता। अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना इस चोर रामू के साथ तुझे भी इस जंगल से बाहर फिकवा दूंगा। तेरा नाम और तेरे कारनामे दोनों बहुत अच्छे से जानता हूँ जमींदार। तू अपने घमंड में अंधा हो गया है।
तू मेरे ईमानदार दोस्त रामू को चोर कह रहा है ना? पर सच तो ये है कि मंदिर का असली चोर रामू नहीं, बल्कि तेरे बगल में खड़ा तेरा अपना बेटा राकेश है। चुप कर धोखेबाज, तू मुझे सबक सिखाने चला है? हाँ, चुराया था मेरे बेटे ने वो मुकुट। जुए में हारे हुए पैसे चुकाने के लिए उसने चोरी की थी। पर क्या मैं इस गांव में अपनी इज्जत मिट्टी में मिलने देता? गजेंद्र सिंह का बेटा चोर कहलाएगा और ये गरीब रामू इज्जत से जिएगा? कभी नहीं। इसलिए मैंने खुद अपने आदमियों से वो मुकुट इस रामू के घर रखवाया था। क्रोध और घमंड इंसान की बुद्धि मार देता है। जमींदार गजेंद्र सिंह गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसने गर्व में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मोहन की एक छोटी सी चाल ने जमींदार से उसके सारे काले पाप उसके मुंह से उगलवा लिए थे। हाँ, बिल्कुल सही किया पिताजी ने। मैंने ही चुराया था वो मुकुट, और तुम जैसे मामूली लोगों की यही सजा है कि हमारे गुनाहों को तुम अपने सर लो। किसको बताओगे? हाँ, यहाँ इस सुनसान जंगल में तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा? वाह जमींदार जी वाह। मैं तो सोच रहा था कि गांव वालों के सामने सच साबित करने में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपने तो मेरा काम चुटकियों में आसान कर दिया। तुम दोनों बाप बेटे ने अपनी ही जुबान से अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तूने मुझे बातों में उलझाकर चालाकी की है। ओए नौकरों, इन दोनों को पकड़कर इतनी दूर फेंकाओ कि इनकी आवाज गांव तक न पहुंचे। इनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। जमींदार सोच रहा था कि वो रामू और मोहन को चुप कराकर अपना राज छिपा लेगा, पर उसकी किस्मत खराब थी। उसके वो अहंकारी बोल हवा में अकेले नहीं गूंजे थे। पुलिस और गांव के सरपंच ने उसकी सारी बातें अपने कानों से सुन ली थी। मुंह बंद करवा दोगे? बहुत अच्छे गजेंद्र सिंह, हमने वहां पीछे खड़े होकर सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और अब इन निर्दोष लोगों को गायब करने की साजिश। सरपंच जी, वो तो मैं गुस्से में ऐसे ही कुछ भी बोल रहा था। ये रामू ही असली चोर है। आप इंस्पेक्टर साहब से कहिए इसको पकड़ें। अंदर रामू नहीं जाएगा जमींदार, अंदर तेरा बेटा राकेश जाएगा, और एक निर्दोष को फंसाने की साजिश करने के जुर्म में तू भी उसके साथ जेल की हवा खाएगा। हवलदार, दोनों को हथकड़ी पहनाओ। सच ही कहा गया है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इस तरह एक लंबे और दर्द भरे संघर्ष के बाद गरीब रामू को आखिरकार सच्चा न्याय मिल गया। उस जमींदार के अन्याय का अंत हुआ और सच्चाई की धूप ने उनकी जिंदगी के सारे अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया।